बच्चों एक बार सब लोग कमेंट करके मुझे बता दो कि हम सब लोग लाइव हो चुके हैं। थोड़ा सा लेट हो गया एक्चुअली में, जो है थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था। सिग्नेचर जो एक नया स्टाइल बनाए। सिग्नेचर, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग। बेटा, इस साल का जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट पे डाल देंगे। हर महीने ब्याज का पैसा आता रहेगा। अगर रेगुलर इनकम ही चाहिए तो आप वो पैसे फिक्स्ड इनकम फंड्स में डाल दो। वो क्या होता है? वो एक तरह के म्यूचुअल फंड्स है। म्यूचुअल फंड से भी कभी फिक्स्ड इनकम आता है क्या? फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स चुने हुए ब्याज देने वाली कंपनी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और मनी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी मार्केट में नहीं, सिस्टमेटिक विथड्रॉल प्लान से आपको ऑन द डॉट फिक्स्ड अमाउंट भी आता रहेगा। म्यूचुअल फंड में फिक्स्ड इनकम वाली बात इसके अलावा सही है। को भी फिजिक्स से प्यार है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। 35 वो सवाल सॉल्व करने वाला म्यूचुअल फंड्स है जिससे कि कह सकते हो आप अपने म्यूचुअल फंड से भी कभी फिक्स्ड इनकम आता है क्या? फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स चुने हुए ब्याज देने वाली कंपनी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और मनी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी मार्केट में नहीं, सिस्टमेटिक विथड्रॉल प्लान से आपको ऑन द डॉट फिक्स्ड अमाउंट भी आता रहेगा। म्यूचुअल फंड में फिक्स्ड इनकम वाली बात सही है। पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। वो सवाल सॉल्व करने वाला म्यूचुअल फंड्स है जिससे कि कह सकते हो आप अपने म्यूचुअल फंड से भी कभी फिक्स्ड इनकम आता है क्या? फिक्स्ड इनकम। ठीक है, हाँ अब देख लो, अब साउंड सही है। चलो तो बच्चों आप लोग को मैं बता दूं, आपको पता है कि जितने भी बच्चे टेक्नीशियन ग्रेड 1 की तैयारी कर रहे हैं उनके सिलेबस में एक चैप्टर है जिसका नाम है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। और आपको बता दें बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में ही हमें एक टॉपिक पढ़ना होता है जिसको आप बोलते हो रेजिस्टेंस एंड करंट, करंट एंड रेजिस्टेंस। हरा सर जी साउंड नहीं सही है। अब थोड़ा एक बार बता दो, अब साउंड सही आ रहा है? बताइए जल्दी से, आप साउंड सही है? ओके है, शुरू किया जाए लेक्चर को, है ना। मैं आपको बता दूं जितने भी लेक्चर अभी तक मैंने बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग इंजीनियरिंग में आपको दिए हैं वो सारे के सारे लेक्चर जो है एकदम क्वालिटी वाइज है। तो आज का भी लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आज के लेक्चर में। बच्चों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं जितने भी बच्चों ने अभी तक ये बैच नहीं ज्वाइन किया टेक्नीशियन ग्रेड 1 का, या स्पेशली बैच नहीं ज्वाइन किया टेक्नीशियन बेसिक साइंस का, तो वो सारे के सारे बच्चे माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, सर माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे भाई माई पाठशाला एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, या किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो मैं टीम का नंबर लिख देता हूं 9696 102 411। इस नंबर पे फोन करके भी आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ओके स्टार्ट किया जाए लेक्चर को। प्रणाम भाई, प्रणाम प्रणाम। देखो किसी भी चीज को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताता हूं। आज मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोग मेरी भी कुछ बेसिक बातें सुन लीजिए। बच्चों जब भी कभी हम लोग सर्किट को सॉल्व करते हैं ना, तो सर्किट को सॉल्व करते समय इस बात को ध्यान रखिएगा, हम लोगों को दो टाइप के कनेक्शन याद होने चाहिए। एक कनेक्शन को बोलते हैं सीरीज और दूसरे को बोला जाता है पैरेलल। हरा तो पहले मैं आपको बता दूं सीरीज कनेक्शन क्या होता है। बच्चों सीरीज कनेक्शन का मतलब ये होता है कि जब सारे के सारे रेजिस्टेंस एक ही रास्ते में लगे होते हैं। मेरे भाई R1, R2, R3 जब ये सब एक ही रास्ते में लगे होते हैं, मतलब अगर आप एक ही रास्ते में जाएंगे तो R1, R2, R3 सब रेजिस्टेंस एक साथ मिल जाए, तो एक साथ मिल जाते हैं बच्चों, तो ऐसे कनेक्शन को सीरीज कहते हैं। मेरे भाई याद रखना सीरीज कनेक्शन के लिए नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। बच्चों ध्यान रखना सीरीज कनेक्शन में नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3। मेरा आज का पर्पज आपको सर्किट सॉल्व करना है, तो मैं फॉर्मूले पे नहीं जाऊंगा कि फॉर्मूला कहां से आया, ये सब बातें आपको पता होगी। नहीं पता है तो मैं भी आपको पढ़ा दूंगा। मेरा मेन उद्देश्य ये है कि मैं आज आप लोगों को सर्किट के क्वेश्चन को बहुत आराम से समझा सकूं, है ना। इसीलिए मैं छोटी छोटी बातों को आपको रिवाइज कर रहा हूं। जैसे कि नेट रेजिस्टेंस सीरीज कनेक्शन में R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। बच्चों सीरीज कनेक्शन की एक खास बात और है, सीरीज कनेक्शन में जो करंट यहां से बहती है ना, वो सारी की सारी करंट हर रेजिस्टेंस में बराबर होती है, यानी तीनों रेजिस्टेंस में करंट हमारी कैसी होगी? बराबर होगी। चलो भैया एक तो ये हो गया। दूसरा बच्चा कनेक्शन होता है पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन का मतलब ये होता है कि जब रेजिस्टेंस आपको तीन अलग अलग रास्तों में दिखाई दे। आप लोग यहां पर देखिए, तो यहां पर जो रेजिस्टेंस आपको नजर आ रहा है ना, ये रेजिस्टेंस, सर ये रेजिस्टेंस तीन अलग अलग रास्तों में नजर आ रहा है, इस तरीके से देखिए।
है ना। तो बच्चों जब भी कभी रेजिस्टेंस के रास्ते अलग अलग हो, जैसे कि आप देखो पहला रेजिस्टेंस R1 ये, दूसरा ये R2, तीसरा ये R3, इनके रास्ते अलग अलग है। तो जब रास्ते अलग अलग होते हैं तो याद रखना नेट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। दैट मीन्स आप इन तीनों रेजिस्टेंस को उल्टा काटे जोड़ देते हैं, है ना बच्चों। उल्टा काटे जोड़ देने पर आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है बच्चों, ये कैलकुलेशन लगाने से हमारा सवाल टफ हो जाता है। तो मैं आप लोगों को कुछ बेसिक बातें बताता हूं कि जो इस वाले सवाल को भी आसान कर दे। बच्चों मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि 10, 15 और 20, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 10, 15 और 20 ये तीनों हमारे समांतर में जुड़े हैं। 10, 15 और 20 इन तीनों को हमने समांतर में जोड़ा है। तो बताइए इसका नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? बोलो कैसे निकालोगे? तो बच्चों आपको ये वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। मैं पहले बता दूं, जब भी कभी आपके पास 4, 5, 6 जितने भी रेजिस्टेंस हमारे समांतर में जुड़े होते हैं तो उनके लिए नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे लगाना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे भाई, 10, 15, 20 आप इनका वो ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो मेरे भाई 10, 15, 20 इन तीनों का अगर मैं एलसीएम लूं 10, 15, 20 तो 10, 15, 20 का एलसीएम हो जाता है बच्चों 60। तो जो इन तीनों का एलसीएम हो वो हमारा ऊपर रख दीजिए। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात 60, जो इन तीनों का एलसीएम हो ऊपर रख दीजिए। अब 10 का पहाड़ा पड़िए 60 में, तो 10 छठा 60, 15 चौको 60 है और 20 30 60, यानी इन तीनों का जो कह सकते हो कि समांतर कनेक्शन होगा वो 60 डिवाइड बाई 13 होगा। बोलो बच्चों बात इतनी सबको क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, फटाफट बताओ। तो समांतर कनेक्शन में क्या होता है कि कई बार हमारे न्यूमेरिकल टफ बनेंगे, लेकिन उन न्यूमेरिकल को आसान बनाने के लिए आपको यही काम करना है। बोलो भाई बात सबको क्लियर है ना? आगे बढ़ा जाए, जल्दी बताइए, आगे बढ़ा जाए, यहां तक क्लियर है ना? जैसे कि मैं आपसे पूछूं, फिर से मैंने आपसे पूछा कि सर आप मुझे बताओ 6 है, 12 है और इसके बाद 15 है, सर इन तीनों का बता दीजिए जल्दी से, समांतर में जोड़ने पर नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा। अगर इन तीनों को हमने कैसे जोड़ा है, सर इन तीनों को हमने समांतर में जोड़ा है, तो बताइए नेट रेजिस्टेंस कितना। तो कैसे सवाल को सॉल्व करोगे? तो कहना 6, 15, 12 इन तीनों का एलसीएम ले लो। तो मेरे भाई इन तीनों का एलसीएम फिर से देख लीजिए, 60 आ जाएगा, आ जाएगा 6 दाम 60, 12 पंचे 60, 15 चौको 60, तो 101% इन तीनों का जो आंसर होगा नेट रेजिस्टेंस का वो हमारा 60/19 होगा। एक छोटी सी चीज मैं और आपको बताऊंगा फॉर्मूला यूज करते समय। मेरे भाई जब आपके पास सिर्फ 2 रेजिस्टेंस हो तो 2 रेजिस्टेंस के लिए समांतर में जो नेट कनेक्शन होता है पैरेलल में, बच्चों वो ध्यान रखना वो होता है R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। अगर सिर्फ और सिर्फ 2 रेजिस्टेंस है तो 2 रेजिस्टेंस के लिए पैरेलल में ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। इसीलिए आप लोगों को 1-2 चीजें और सुन लो, हरा, और ये चीज याद कर लो क्योंकि सबसे ज्यादा रेलवे इसी बात पे क्वेश्चन पूछता है। इसे ये याद कर लो कि जब भी कभी 6 और 3, बच्चों 6 और 3 ओम का जब भी कभी हम समांतर कनेक्शन निकालते हैं 6 और 3 का, तो कहना R1 R2 6 3 18, R1 प्लस R2 6 प्लस 3 9, तो बताइए आंसर 2 ओम चला जाएगा। आप मेरी बात समझो? तो आप इसको चाहो तो एकदम रट लीजिए क्योंकि ये एग्जाम्पल एक बार नहीं 10 बार आएगा कि 6 और 3 का पैरेलल कितना होता है, तो कहना 6 और 3 का पैरेलल 2 ओम होता है। ठीक है, तो जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए आप सब लोगों को इतनी बातें रिवीजन के तौर पे समझ में आई कि नहीं आई। अब मैं फटाफट आपको क्वेश्चन शुरू करूं, बताइए क्वेश्चन शुरू किया जाए है। चलो फिर अब आप लोग शुरुआत करते, 35 सवाल है और 35 सवाल बहुत प्यार से लगाएंगे, एकदम प्यार से। थोड़ा पानी पिला दो जरा। अब ये वाले सवाल का सबसे पहले आंसर दीजिए। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट सॉल्व करना है, छोटे से छोटा सर्किट हो, बड़े से बड़ा सर्किट हो, सब मैं आपको सॉल्व करना सिखा दूंगा। लिखा यह है कि एक सर्किट दिखाई दिया है और आपको बताइए कुल विद्युत प्रतिरोध कितना होना चाहिए। कुल विद्युत प्रतिरोध का मतलब हो गया नेट रेजिस्टेंस, बताइए है। अब आप बताओ कैसे सवाल को सॉल्व करोगे। सर 2 4 8 समांतर में है, 2 4 8 समांतर में है 8 ओम सीरीज में, तो हम एक काम करते हैं ना सर, इन तीनों का समांतर निकाल लेते हैं। तो याद करो अभी अभी मैंने बताया कि जब समांतर निकालते हैं 2 4 8 का तो एलसीएम ले लीजिए। तो 2 4 8 का एलसीएम बताइए कितना होता है 8, 2 4 8 का एलसीएम 8। अब 2 से पढ़िए, 2 चौको 8,
फिर 4 से डिवाइड कीजिए, 4 दूनी 8, फिर 8 से डिवाइड कीजिए 8। मेरे भाई इन तीनों का समांतर 8/7 ओम आएगा। बताइए सर इन तीनों का समांतर 8/7 आएगा, लेकिन हमें तो नेट रेजिस्टेंस चाहिए, तो हमें अगर और भी नेट रेजिस्टेंस चाहिए तो इन तीनों का समांतर जो 8/7 आया उसमें हमें 1 ओम को सीरीज में जोड़ना होगा। और सीरीज में बच्चों डायरेक्ट जुड़ते हैं, कैसे जुड़ते हैं? डायरेक्ट। तो 8/7 + 1 बताइए कितना हो जाएगा? 15/7 ओम। इस सवाल का सही उत्तर होगा 15/7, यानी ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? ठीक है, चलो आगे बढ़िए। अब ये वाला सवाल ट्राई कीजिए, जल्दी जल्दी बताते रहिए, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, क्योंकि हम लोग 1 घंटे में पूरे 35 सवाल सॉल्व करेंगे और ऐसे सॉल्व करेंगे कि एक बच्चे को समझ में आएगा। बताइए जरा सवाल का आंसर क्या होगा। अगला वाला सवाल बेहतरीन क्वेश्चन है ना बच्चों। बोला जा रहा है कि ए और बी के बीच नेट रेजिस्टेंस बताइए। ये देखो, ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा बी है, और आपसे बोला जा रहा है कि आर की वैल्यू 3 ओम है ना, यानी ये 3 ओम है, ये 3 ओम है, ये 3 ओम है, ये 3 ओम है। सारे रेजिस्टेंस 3-3 ओम के हैं। तो बताइए ए और बी के बीच नेट रेजिस्टेंस कितना? जल्दी लगा सकते हो। कैसे बच्चों? जब आप इनको जोड़ोगे तो 3 और 3 को सीरीज जोड़ना होगा। ध्यान से सुनिए सर, 3 और 3 को सीरीज बताइए कितना हो जाएगा? 11-3 6। सर 3 और 3 का सीरीज 6। अच्छा सर 3 और 3 का सीरीज 6 और 3 और 6 का समांतर, या तो मैंने कहा था कि 3 और 6 का समांतर तो मुंह जवानी रटा हुआ होना चाहिए है। तो मेरे भाई ये बताओ 3 और 6 का समांतर, सर 3 और 6 का समांतर 2। अरे याद है नहीं याद है? फिर 2 बीच का आ गया, 2 3 और ये वाला 3। सर ये तीनों तो हमारे सीरीज में हो जाएंगे, क्योंकि रास्ता तो वही हो जाएगा। तो 3 2 5 3 8, यानी इस सवाल का जो सही आंसर जाएगा वो 8 ओम जाएगा, और 8 ओम मेरे भाई सवाल में नहीं है, इसीलिए सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। बोलो भाई, बात सबको क्लियर है? डायरेक्टली मैंने आपको सिखाया, मजा आया कि नहीं आया? मैंने पहले भी कहा था कि 3 और 6 का समांतर आपको रटा हुआ होना चाहिए, 2 होता है। 1 जगह नहीं 10 जगह पर आप इस तरह इस्तेमाल पड़ेगा। ठीक है, थम्स अप करके मुझे बताइए क्लियर हो गया। चलो ये वाला सवाल बताइए। बोलिए। 10 सेकंड का समय है केवल, मैं 10 सेकंड बाद सोल्यूशन दे दूंगा। 2 4 6 समांतर में जोड़ दीजिए, 8 ओम सीरीज में जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। ओके तो आई थिंक आपका समय समाप्त हो गया। तो बताइए 2 4 6 को अगर मैं जोड़ूं समांतर में, तो 2 4 6 इन तीनों का एलसीएम कितना? तो कह देना 12, और 2 से पहाड़ा पड़ेंगे तो 2 6 12, 4 3 12, 6 दूनी 12, मतलब इन तीनों का समांतर 12/11 हो गया। सर इन तीनों का समांतर 12/11 हो गया। अब 12/11 में 8 ओम को सीरीज जोड़ना है तो +8 कर दो। 12/11 में 8 ओम को सीरीज जोड़ना है, +8 कर दो। अब आप जल्दी से बताइए, अगर मैं इसको सॉल्व करके देखूं 11 8 88, या फिर सीधा सीधा सर इसको एक 9 दे दीजिए, तो 9 सही 1/11 है ना भाई। 12/11 में से 1 डिवाइड करके इसको दे दीजिए, तो 9 सही 1/11। ये सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा टेस्ट के साथ जाएगा, सी वाला उत्तर सवाल का सही आंसर है। बोलो बच्चों, जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए, बात सबको क्लियर हो रही है ना, समझ में आ रहा है ना? आगे वाला क्वेश्चन बढ़ाया जाए है। चलिए ये वाले सवाल को सॉल्व करके देखिए, बताइए जल्दी से बच्चों। ये वाला सवाल लिखा हुआ है कि बिंदु ए और बी के बीच नेट रेजिस्टेंस बताइए। 10 सेकंड का समय है आपके लिए, बताइए ए और बी के बीच का नेट रेजिस्टेंस कितना है। मैं पूरा सर्किट ब्रेक करना सिखाऊंगा, केवल नेट रेजिस्टेंस नहीं, करंट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अमीटर की रीडिंग, वोल्ट मीटर की रीडिंग, है ना, हर एक चीज सिखाऊंगा, लेकिन एक एक करके। ठीक है, चलो अब मुझे बताइए जरा, इस सवाल का सही उत्तर किसके साथ जाएगा। तो मेरे भाई आप लोग ये कह सकते हो कि 5 और 5 देखो सीरीज, 5 और 5 सीरीज है ना, तो 5 और 5 का सीरीज कितना? 10। मेरे भाई ये वाला 10 और ये वाला 10, ये देखो 10 और 10 समांतर, तो 10 और 10 का समांतर 5। ठीक है, फिर 5 और ये वाला 5 सीरीज, तो 5 5 का सीरीज 10, और फिर 10 और 10 का समांतर कितना? 5। 10 और 10 का समांतर 5। तो मेरे भाई इस सवाल का सही उत्तर जो है नेट रेजिस्टेंस 5 ओम आ गया। तो आप लोग ध्यान से सुन लीजिए जो मैं बता रहा हूं, है ना, हमेशा इस बात को ध्यान रखना, जब बराबर रेजिस्टेंस होते हैं
तो उनका जो समांतर डायरेक्शन होता है वो डायरेक्ट संख्या से डिवाइड हो जाता है। जैसे कि 5-5 ओम के अगर 3 रेजिस्टेंस समांतर में जुड़े हैं तो बताइए इंटरनेट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो कह देना 5/3। ओके, फिर से एक बार हो जाएगा वाला सवाल, फिर से देखिए अगर जिसको नहीं समझ में आया। सबसे पहले 5-5 का सीरीज 10, फिर 10 और 10 का समांतर, सर 10 और 10 का समांतर 5, 10/2, 5-5 का सीरीज 10, फिर 10-10 का समांतर 5 हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो जहां ना समझ में आए एक बार बता देना। 5वां नंबर, अब ये थोड़ा बढ़िया सवाल आया, क्योंकि अभी तक तो केवल बेसिक सवाल चल रहा था। मतलब आप ये समझो कि जिन्होंने भी ये 35 सवाल लगा लिए उसके बाद सर्किट का सिंगल क्वेश्चन जो है उससे बाहर नहीं जाएगा, है ना। बताइए व्हाट विल बी द मैक्सिमम रेजिस्टेंस इन द फिगर जोन। आपको बताना है इनमें से कहां पर सबसे मैक्सिमम रेजिस्टेंस है। जैसे कि 2 और 4 को समांतर जोड़ा दिया, 4 और 6 को समांतर जोड़ा दिया, 10 और 6 को समांतर जोड़ा गया, 6 और 9 को समांतर जोड़ा गया। आप मुझे बताओ इनमें से कौन सा रेजिस्टेंस सबसे मैक्सिमम है। तो एक काम करिए ना, जल्दी से नेट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। 2 और 4 का समांतर कितना हो जाएगा, तो कहना R1 R2 4 दूनी 8 और R1 प्लस R2 8/6। हरा बच्चों इधर आइए, R1 R2 9 54 और 9 + 6 15। हमने देखो सबका नेट रेजिस्टेंस निकालते चले जा रहे हैं, है ना। सर इसका नेट रेजिस्टेंस बता दीजिए, तो कहना R1 R2 2 है तो R1 R2 10 × 60 और 10/6 16, मतलब 10 + 6। और इसका अगर पूछा जाए कि बताइए इसका कितना होगा, तो R1 R2 6 × 4 = 24 और 6 + 4 10। देख लो हमने सबका नेट रेजिस्टेंस निकाल लिया ना। अब आप देख लो ना इनमें से सबसे ज्यादा कौन है। तो बच्चों आप ये बताओ 8/6 कितना होता है। सर 1.33 होता है, तो ये 4/3 आ रहा है, देख लो, है ना। 10/24 कितना होता है, 2.4 होता है। 60/16 कितना होता है, तो भैया 60/16 16 × 48 3 दशमलव समथिंग आएगा ना। 16 × 48 12 120, 16 × 85 16 × 6 96, 16 × 7 112, 7 5 आ जाएगा। और 15 का पहाड़ा पढ़िए, 15 × 3 45 9 90, 15 × 6 90। ये देखो हो गया। तो आपके देखिए हमने हर एक वैल्यू को फटाफट निकाल के बता दिया कि किस में कितना आंसर आएगा। अब तो क्लियर कर लो यार। तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसमें आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सबसे सवाल का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बोलो भाई बात सबको क्लियर है ना। अब इसका निंजा टेक्निक सुनिए, इसको हम सबसे आसान तरीके से कैसे लगा सकते हैं। बच्चों इन चारों डायग्राम को जरा गौर से देखिए। सर इन चारों डायग्राम में सिर्फ आप बी वाला डायग्राम छोड़ दीजिए, बाकी यहां भी 6 है, यहां भी 6 है, यहां भी 6 है, देख लो। और इन तीनों डायग्राम में 6 में समांतर में सबसे ज्यादा कौन है, 10। तो जब समांतर में सबसे ज्यादा 10 है तो 101% यही सबसे ज्यादा नेट रेजिस्टेंस बनाएगा, क्योंकि 6 के समांतर में यहां 10, यहां 9 और यहां 4। तो आप खुद सोचो कि 6 के समांतर में जो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होगा सर वही नेट रेजिस्टेंस जा रहा है। यहां तो 2 और 4 है और वैल्यू छोटी है। तो आप लोग देख के भी आंसर बता सकते थे कि इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट आइए बताइए। देखो सवाल मैं आपको पहले बता दूं, आप लोग पेपर जो देने वाले हो वो टेक्नीशियन ग्रेड 1 का देने वाले हो। और टेक्नीशियन ग्रेड 1 में जो भी आपका सिलेबस होगा वो नॉर्मल रेलवे जैसा फिजिक्स नहीं आएगा, फिजिक्स का एक स्टैंडर्ड होगा। तो आपको भी स्टैंडर्ड पढ़ाई करनी होगी। ठीक है, चलो अब मुझे बताइए जरा इस सवाल का सही उत्तर किसके साथ जाने वाला है। बोला गया है दिए गए एक लॉन्ग सर्किट दिखाया गया है, अब बोला जा रहा है कि P और Q के बीच नेट रेजिस्टेंस बताइए। यानी ये पॉइंट हमारा P हो गया और ये वाला पॉइंट हमारा Q हो गया, तो बताइए नेट रेजिस्टेंस कितना। बच्चों ये इनफाइनाइट वाला क्वेश्चन है, एक बार समझ लीजिए कि ये अटेम्प्ट कैसे करना है। मेरे भाई इसको अटेम्प्ट करने का सबसे आसान तरीका बताता हूं, ध्यान से सुनो। इसमें ये देखना होता है कि कहां से रिपीटिबिलिटी शुरू हो रही है, रिपीट होना शुरू हो रहा है। तो आप गौर से देखिए, तो यहां 2, यहां 2, यहां 2। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर वापस से बिंदु P और बिंदु Q मान लूं, ध्यान सुनो, तो ये वाला जो पूरा पोर्शन आएगा आगे वाला, ये पीछे वाले पोर्शन से रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा बताइए। अगर मैं ये वाले पोर्शन को देखूं तो यहां से भी तो रिपीट होना शुरू हो गया है सेम चीज। अब मेरी बात समझो, हरा
नहीं बच्चा, इलेक्ट्रल से नहीं भर सकते। ओके, तो बताइए, अगर रिपीट होना शुरू हो गया तो इसका मतलब पता है क्या है सर? इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी तरफ से नेट रेजिस्टेंस को आर मान लो, है ना, अपनी तरफ से नेट रेजिस्टेंस पी और क्यू के बीच कितना मान लो? आर। तो अगर आपने नेट रेजिस्टेंस आर मान लिया तो यहां से चीजें रिपीट होना शुरू हुई है, तो आप इसका नेट रेजिस्टेंस आर मान सकते हो, आप इसका नेट रेजिस्टेंस आर मान सकते हो। तो ये वाला डायग्राम पता है कैसा नजर आएगा? अब ये वाला डायग्राम कुछ ऐसा नजर आएगा, ऐसा ऐसा है। यहां पर आपको नेट रेजिस्टेंस आर मानना होगा। आर हमने नेट रेजिस्टेंस आर मान लिया पी और क्यू के बीच, तो ये रहा पी, ये रहा क्यू। आपने कहा कि आगे से रिपीट होना शुरू हो गया है, तो हमने पी और क्यू के बीच नेट रेजिस्टेंस आर माना, तो इसको हम आर कह सकते। फिर ये दो तो रहेगा और नेट रेजिस्टेंस आर है। अब हमारा सवाल एकदम सॉल्व हो जाएगा। कैसे बच्चों? ध्यान से सुनिए कैसे। पहले आप बताओ 2 और आर का समांतर कितना? तो बच्चों 2 और आर का समांतर हो जाएगा 2 गुणे आर डिवाइड बाई 2 प्लस आर। 2 गुणे आर का समांतर 2 और आर का इतना। फिर इन दोनों के समांतर के बाद जो है ये 2 और ये 2 सीरीज, तो 2 और 2 का सीरीज कितना? 4। तो ये हमने नेट रेजिस्टेंस निकाला, और बच्चों इसी नेट रेजिस्टेंस को हमें नेट रेजिस्टेंस आर के बराबर करना होगा। अब ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करके आप आर बता सकते हो, लेकिन इससे एक चीज तो 101% क्लियर हो रही है कि सर जो भी बच्चों आर का आंसर आएगा वो कहीं ना कहीं 4 ओम से ज्यादा आएगा, क्योंकि यहां +4 जुड़ रहा है। तो जब 4 ओम से ज्यादा आएगा तो देख लो कौन सी वैल्यू 4 ओम से ज्यादा है। ये वैल्यू 4 ओम से कतई ज्यादा नहीं है। √3 - 1 1.7 - 1.7 जुड़े 2 4 से ज्यादा नहीं है। ये वैल्यू भी 4 से ज्यादा नहीं है, देख लो। तो 101% जो आंसर 4 से ज्यादा होगा, और 4 से ज्यादा वाला उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी। एक तो तरीका ये कि आपने देखा कि 4 से ज्यादा वाला आंसर लगा दो, लेकिन अगर बाय द वे 2 उत्तर 4 से ज्यादा होते तो कुछ नहीं करना, इसको श्रीधराचार्य विधि लगाकर आप सॉल्व कर लीजिए, है ना मेरे भाई। अगर मैं श्रीधराचार्य विधि लगा के सॉल्व कर रहा हूं तो यहां 2r + r², हम 2 + r का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहां 2r और प्लस यहां 8 + 4r, देख लो बन गया मेरे भाई। अगर मैं यहां श्रीधराचार्य विधि अप्लाई करता हूं तो देखो 2r से 2r कैंसिल, फाइनली r² - 4r - 8 बराबर 0। ये देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई सॉल्व कर लीजिए, 2 मिनट का काम है ना। अभी उन्नति सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहे हैं ना, तो बच्चों कैसे सवाल को अटेम्प्ट किया जाता है आप देख लीजिए। बहुत आराम से, बहुत प्यार से, मोहब्बत के साथ हमने सवाल को सॉल्व किया। सर 12वीं की साइंस और फिजिक्स में सेम क्वेश्चन आया होगा, ये सब 12वीं का ही है ना। ये जितना भी टॉपिक है वो सब हम 12वीं से ही लेके चल रहे हैं, मेन एनसीईआरटी से ही। 7वां नंबर सवाल देखिए, ये एकदम आसान है। प्रश्न ये है, दिए गए परपथ में 2 ओम में प्रवाहित होने वाली धारा, एक सर्किट दिखाई दिया है और यहां ये 2 ओम है, इस 2 ओम में धारा बताइए। चलो आंसर बताइए। आंसर 5 एम्पियर है, 2 एम्पियर है, 0 है और 2 है। तो बच्चों आप खुद मुझे बताओ पीडीएफ कहां मिलेगी, मैं बता रहा हूं अभी, है ना। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, पाठशाला रेलवे एग्जाम। पाठशाला रेलवे एग्जाम पर मैं एक तो ये वाली पीडीएफ डाल दूंगा जो मैं आपको अभी सॉल्व कर रहा हूं, और इसके साथ साथ पाठशाला रेलवे एग्जाम पर मैं एक पीडीएफ और डाल दूंगा, है ना मेरे भाई। एक पीडीएफ मैं और डाल दूंगा, ये जो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट देखा, अभी मैंने पेड बैच में ये पूरा टॉपिक खत्म किया है। आपको पता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अभी पेड बैच में मैंने पूरा ये चैप्टर खत्म किया है ना। और उसकी इस तरह से डबल कॉलम की पीडीएफ आपको दिखाई रही होगी ये। तो ये डबल कॉलम की पीडीएफ में मैंने टोटल इस तरह से बढ़िया जो है तकरीबन सवाल सॉल्व कराए हैं 70। तो ये 70 क्वेश्चन की पीडीएफ भी एक पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। तो आप परेशान मत होइए। और दूसरा ये है कि जिन्होंने अभी तक बैच नहीं ज्वाइन किया तो ऐसी डिटेल कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों आप ये बताओ, यहां से जो भी धारा निकलेगी, यहां से वो धारा ऐसे जाकर फिर ऐसे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में वापस आएगी ना, है सेम तरीके से यहां से ऐसे जाकर नेगेटिव टर्मिनल में वापस आएगी ना, क्योंकि करंट हमेशा मिनिमम पाथ फॉलो करती है। तो जब दोनों ही अपने अपने रास्ते में वापस चले जाएंगे तो यहां से कोई धारा नहीं जाएगी।
ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जाएगा? सी वाला उत्तर इस सवाल का सही आंसर होगा सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है 8वां नंबर। सर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के लिए है। हाँ बच्चा, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं ना। चलो अब ये वाला सवाल देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, मैं आपको एकदम सही और सटीक तरीका बताऊंगा। बोला जा रहा है धारा आई, इन्होंने बोला है धारा आई का परिमाण बताइए। पहले आप डायग्राम को समझो कि डायग्राम कहना क्या जा रहा है। बच्चों यहां से 8 एम्पीयर की धारा बह रही है। सर यहां 15/5, यहां 60 ओम, यहां 10 ओम। तो यहां पर जो जाने वाली धारा है, सर यहां पर जो जाने वाली धारा है, डेट मीन्स इसको आई बोला है। ये आई तुम्हें बताना है कि इस आई का मान कितना है। मतलब किसी करंट को, सर किसी करंट को रास्तों में डिवाइड करना आपको आना चाहिए कि किसी करंट को हम रास्तों में डिवाइड कैसे करेंगे, है ना। अब डिवाइड करने का एक रूल होता है। सबसे पहले आप ये मान लेते हैं अपनी तरफ से कि यहां जाने वाली धारा I1 को ही इन्होंने आई कहा, यहां जाने वाली धारा I2, और मेरे भाई यहां पर जाने वाली जो धारा है, सर इस करंट को मैंने बोल दिया I3। तो तुम्हें किसी भी रास्ते में ये I1, I2, I3 इनके मान निकालना आना चाहिए। खरा कैसे निकाले जाते हैं बताइए? 8 एम्पियर जा रहा है तो I1, I2, I3 कैसे होगा? एक धांसू तरीका बताऊंगा, तुरंत सॉल्व होगा सवाल। पहले आप बताओ ये तीनों पैरेलल में हैं। बच्चों तीनों पैरेलल में होते हैं तो आपको पता है कि I बराबर होता है V/R, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज हमारा कांस्टेंट, तो I बताइए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R आ गया, ऐसा आ गया। I का मान 1/R के समानुपाती है। तो अगर हम 60 ओम से शुरुआत करें, किससे? 60 ओम से। तो बच्चों 60 ओम से शुरुआत कर रहे हैं तो इनका अनुपात निकाल लेते हैं, I1 रेशियो I2 रेशियो I3। 60 ओम से शुरुआत कर रहा है, 60 को I1 माना है, तो 1/R है, 1/R देख लो। तो 60 का 1/R 1/60, है ना मेरे भाई। 15 और 5 सीरीज में है तो 15 और 5 का सीरीज कितना हो जाएगा? 20। तो 20 का उल्टा 1/20। और बच्चों ये 10 का उल्टा 8/10। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें I1 रेशियो I2 रेशियो I3 निकाल लेना। यहां से निकालो तो 60 का मल्टीप्लाई कर दो सब में, तो 8 20/30, 60/20, 20 30 60, और ये 6। यानी इन दोनों में, सर इन सभी में जाने वाली धारा I1 I2 I3 का रेशियो 1 3 6 आ गया, आया। हाँ अब बताइए जरा बांटना कैसे? बांटना तो हमें 8 एम्पियर को है ना सर, 8 एम्पियर को इसके अनुपात में बांटना है, 1 3 6 के अनुपात में। तो याद करो जब किसी वैल्यू को डिवाइड करना होता है तो डिवाइड करने का रूल होता है। रूल ये होता है कि पहला जो मान आएगा, पहला मान 1 डिवाइड बाई 1 + 3 + 6 यानी 10, और गुणे टोटल वैल्यू यानी 1 एम्पियर। तो पहला जो मान आएगा वो इतना आएगा। दूसरा जो मान आएगा 3, वो 3/10 सबका योगफल इंटू टोटल वैल्यू 1 एम्पियर, ये दूसरा मान आएगा, है ना। और तीसरा मान जो 6 लिखा है, 6 आएगा 6/10 इंटू टोटल वैल्यू 1 एम्पियर। ये डिवाइड करने का बच्चों तरीका होता है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए जरा, पहला जो मान आ जाएगा I1 वो कितना हो जाएगा? सर I1 8/10 हो जाएगा, और 8/10 हो जाएगा तो I1 की वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी? 1/10 एम्पियर। और 1/10 एम्पियर का मान बताइए कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर है ए, है ना। डिवाइड करना सब लोग सीख गए। तो इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाने वाला है। किसी में भी पूछा जाए तो हम बता सकते हैं। चलो अब ये वाला सवाल देखिए, है ना बच्चों। अभी रेलवे का एक एग्जाम हुआ था, उसमें ये वाले क्वेश्चन को पूछा गया था। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, एक लंबी लंबी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी बन सकते हैं, जिसमें आपको बताना होगा कि कहां पर करंट कितनी है। पहले एक बार क्वेश्चन को समझ लो, पढ़ लो, फिर आप मुझे बताइए। निम्नांकित चित्र में दर्शाया गया है 3 एक समान बल्ब। देखो ये 3 बल्ब हैं, ABCD है। सर एक बैटरी से लगे हुए हैं, PQXYZ। PQXYZ जो है वो हमारे कह सकते हो कि बिंदु है, ठीक है भाई। फिर लिखा निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? आपको सत्य बताना है। जैसे कि ऑप्शन जितने भी पढ़ें वो ज्यादातर QT धारा और PT धारा में ऑप्शन है ना। आप देखो जितने भी ऑप्शन हैं वो ज्यादातर Q और PT धारा में ऑप्शन है। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक वाले के लिए पढ़ा रहे हैं बच्चा। एप्लीकेशन में बेसिक साइंस का जो बैच चल रहा है उसमें 4 टीचर मिलकर पढ़ा रहे हैं पूरा बेसिक साइंस।
इलेक्ट्रॉनिक का भी पोर्शन चल रहा है, फिजिक्स का भी पोर्शन चल रहा है, हर चीज का पोर्शन चल रहा है। ठीक है, चलो अब सुनो बच्चों, ये 3 बराबर रेजिस्टेंस है, तो हम एक काम करते हैं ना, इन तीनों रेजिस्टेंस को कुछ नाम दे देते हैं। जैसे कि मैं कह दूं तीनों रेजिस्टेंस को हमने 15 ओम 15 ओम 15 ओम कह दिया, सर ये तीनों रेजिस्टेंस 15 ओम कह दिया। साथ साथ यहां पर जो बैटरी है, इस बैटरी को भी कुछ नाम दे देते हैं। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये बैटरी मैंने कितने ओम की कह दी, सर ये बैटरी मैंने 15 वोल्ट की कह दी। तो आप बताइए यहां से बहने वाली टोटल धारा कितनी होगी। सबसे पहले मैं टोटल धारा आई की बात करता हूं, आई की। तो कहना 15 15 15 का समांतर 5, भाई समांतर है 5। और बच्चों अगर मैं धारा आई पूछूं तो 15 वोल्ट की बैटरी 5 ओम समांतर में, तो बताइए धारा कितने एम्पियर की हो जाएगी। सर धारा हो जाएगी 3 एम्पियर की। बहने वाली यहां से टोटल धारा 3 एम्पियर होगी। यहां तक क्लियर है सबको? है बच्चों, इन्होंने बोला पी और क्यू में धारा किसकी ज्यादा है, तो कहना पी वाली धारा तो 3 एम्पियर रहेगी, पी वाली धारा 3 एम्पियर। लेकिन इसके बाद यहां धारा बटनी होगी, यहां धारा बटनी होगी। तो बच्चों आप देखो इंडिविजुअल 15 15 ओम के हैं, तीनों समांतर में है, तो तीनों में वोल्टेज भी 15 15 वोल्ट। तो बच्चों बराबर बराबर बांट दो ना, यानी यहां 8 एम्पियर की धारा, यहां 8 एम्पियर की धारा, यहां 8 एम्पियर की धारा। ठीक है, तो आप मुझे बताओ अगर 3 एम्पियर में से 8 एम्पियर यहां चला गया तो यहां कितना जाएगा, 2 एम्पियर। तो 101% पी में धारा ज्यादा होगी, है ना सर, पी में धारा ज्यादा होगी। तो इस सवाल का सही आंसर किसका जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जाएगा, पी में धारा क्यू में धारा से अधिक है। हाँ, लाइव क्लास में भी अच्छा ऐड हो सकते हो। ठीक है, अब देखो अलग अलग सवाल पूछ सकता है, हो सकता है कि किसी बार आपसे पी में धारा क्यू में धारा के बारे में पूछ ले, कल को हो सकता है कि यही फिर से क्वेश्चन आए और कह दे कि वाई और जेड में धारा बता दो, किसमें ज्यादा किसमें कम, पॉसिबल है। फिर कल सवाल आए यहां पर पूछ ले कि एक्स और क्यू में धारा बताओ, किसमें ज्यादा किसमें कम, एक्स और पी में पूछ ले, तो कैसा भी सवाल आपके सामने बन सकता है। बस आपको ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है कि सवाल लगाना कैसे है। चलो 10वां नंबर बताइए, आंसर दीजिए। क्लियर हो गया? एक बार थम्स अप करके बता दो सब लोग। बताइए जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, एक बार लाइक भी कर देना। 2 समान प्रतिरोध आर आर 12 वोल्ट की बैटरी से लगे हैं, 100 मिली एम्पियर की धारा जा रही है, तो बताइए आर का मान कितना होना चाहिए, है ना। तो पहले आप मुझे बताओ आर आर समांतर में है, तो आर आर पैरेलल में है, तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। बच्चों आपको पता है कि जो भी हमारा वोल्टेज होता है V, वो बताइए I इंटू आर के बराबर होता है नेट वोल्टेज। वोल्टेज तो 12 वोल्ट का है और धारा 100 मिली एम्पियर की। बच्चों 100 मिली एम्पियर को एम्पियर बना लेना, तो 100 मिली एम्पियर को एम्पियर बनाना होगा, तो 0.1 हो जाएगा, 1000 से डिवाइड करेंगे इंटू R/2। अब तो निकाल सकते हो आर कितना होना चाहिए है। तो मेरे भाई आप दशमलव हटाएंगे, ये 120 हो जाएगा। यहां से आर निकालते देख लीजिए, तो आर की वैल्यू 240 ओम के आसपास आएगी। आर की वैल्यू 240 ओम आएगी, चेक कर लीजिए जल्दी से। हाँ बिल्कुल एकदम सही है, क्या बात है, वेरी गुड। ये लीजिए, इसको लगाइए, सामने आपके सवाल है। थोड़ा एक बार सेशन को लाइक वाइक करते रहो भाई, और जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया पहले जल्दी से एक बार शेयर कर दो। देखो यार ऐसे मजा नहीं आएगा। आज मैं आपको जब बोल रहा हूं कि आज 35 वो क्वेश्चन है जिसको लगाने के बाद ना आपको सर्किट के किसी भी सवाल में प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। सवाल देखिए, नीचे दिए गए आकृति में ए और बी के बीच आपको नेट रेजिस्टेंस बताना है। मतलब कहा है कि ए और बी के बीच आप नेट रेजिस्टेंस बता दो। सर ए और बी के बीच नेट रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो भैया ए बिंदु ये है, बी बिंदु ये है, कर लो जल्दी से। है ये तो काफी आसान है। देखो 4 और 4 का समांतर 2, 2 2 2, ये सब सीरीज में है, तो डायरेक्ट इसका उत्तर बताइए कितना हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट है। चलो इसको बताइए, बताइए जल्दी से, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 12 और बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का सबसे सही और सबसे सटीक उत्तर किसके साथ जाने वाला है। हाँ बोला जा रहा है रेजिस्टेंस का एक नेटवर्क दिखाया गया है और आपको बताना है इसका नेट रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, कितना नेट रेजिस्टेंस होना चाहिए।
कैसे करोगे? अरे कर लोगे। हाँ, चीजें एकदम सही और सेटिंग रखिए। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ, तो अगर मैं 2 और 4 का समांतर पूछूं, 2 और 4 का समांतर कितना होता है? तो कहना 2 गुणे 4 बटे 2 प्लस 4। तो मेरे भाई यहां पर समांतर आ जाएगा 8 बटे 3। सेम तरीके से 2 और 4 का यहां पर भी समांतर 8 बटे 3। बोलो, लेकिन हमें क्या करना है सर? हमें तो निकालना है इसका नेट रेजिस्टेंस। तो बच्चों नेट रेजिस्टेंस निकालना है तो किसे किसे जोड़ना होगा? तो कहना 8 बटे 3 वहां से जोड़ना होगा, फिर 2 जोड़ना होगा, फिर 8 बटे 3 जोड़ना होगा, और मेरे भाई यहां का भी तो 1 ओम है बैटरी का, ये भी जोड़ना होगा। देख लीजिए, तो फटाफट जल्दी से सबको जोड़ लीजिए। तो 8 बटे 3, 8 बटे 3, 4 बटे 3, 4 बटे 3 है ना, जोड़ दिया जाए। 8 बटे 3, सॉरी माई मिस्टेक, 8 बटे 3, 8 बटे 3, 16 बटे 3, 16 बटे 3, और 16 बटे 3 के साथ 2 + 1 3 हो जाएगा, है ना। तो इसका जो आंसर जाने वाला है 16 9 25, 25। तो 16 9 25 बटे 3, मेरे भाई 25 बटे 3 इस सवाल का सही उत्तर है। अरे कोई मिस्टेक हो रही क्या? 8 + 8 16 बटे 3, 3 × 9 25 बटे 3। अरे देखो, ये वाले सवाल में कहीं कोई मिस्टेक कर दी क्या मैंने जल्दीबाजी में? 2 और 4 का समांतर सही निकाला है। 2 और 4 का समांतर 4 दूनी 8, 4 + 2। अरे यार, ये 8 बटे 3 नहीं हो रहा, ये 8 बटे 6 हो रहा। 8 बटे 6, मेरे माइंड में वो 4 बटे 3 चल रहा था, 8 बटे 6 हो रहा। माफ करिएगा भाई, वो 8 बटे 6 हो रहा है ना, 8 बटे 6। तो आप एक काम करो ना, 8 बटे 6, तो आंसर तुम्हारा 8 बटे 6 प्लस 8 बटे 6 और 2 और 1 3, ये होगा आंसर, है ना। तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा 8 बटे 6, 8 बटे 6, 4 बटे 3, 4 बटे 3, यानी 8 बटे 3 प्लस 3। तो आंसर तुम्हारा जाएगा 17 बटे 3 के साथ। ये सवाल का सही उत्तर है। हाँ, मैं धोते से वो हो गया था, है ना। आंसर 17 बटे 3 हो रहा। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइम ले लीजिए। ओके भैया, ये वाला सवाल वेरी इंपॉर्टेंट कर लो। आप ये वाले सवाल को वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले आप मुझे बताइए, आप सब लोगों को डायग्राम विजिबल है ना? है। जैसे कि यहां का रेजिस्टेंस R1 है, यहां बहने वाली धारा को बोला जा रहा है I1, है ना। सर यहां का रेजिस्टेंस R2 है और यहां बहने वाली धारा को बोला जा रहा है I2। यहां का रेजिस्टेंस R3 है और यहां पर बहने वाली धारा को बोला जा रहा है I3, ऐसे। ठीक है। और क्वेश्चन में पूछा क्या है सर? क्वेश्चन में पूछा है I3 डिवाइड बाई I1 क्या होगा? I3 डिवाइड बाई I1 तुमसे पूछ रहा है। ठीक है, चलो स्टार्ट किया जाए। कैसे लगाओगे बताइए बच्चों? इसको सॉल्व करने का अपना एक बेसिक तरीका है और एक सीक्वेंस में तरीका है। सबसे पहले तो आप ये मुझे बताइए सर कि आप ये जो 2 ब्रांचें हैं ये पैरेलल में हैं, तो अगर ये 2 ब्रांच पैरेलल में है तो इनका वोल्टेज बराबर होगा। अब वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? I × R। तो दोनों का वोल्टेज बराबर करना है, I × R बराबर करना है, तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं I2 R2 बराबर I3 R3। बताइए, यहां तक सबको क्लियर हो गया है? इसके साथ साथ आप मुझे ये बताओ, ये जो धारा I1 जा रही है यही तो I2 I3 में बट रही है, तो क्या मैं I1 बराबर I2 प्लस I3 ऐसा लिख सकता हूं? बताइए, I1 बराबर I2 प्लस I3 ऐसा लिख सकते हैं? यहां तक भाई सबको बात क्लियर हुई नहीं क्लियर हुई? चलो अब हम लोग वहां से शुरुआत करेंगे, ऊपर वाले से है। ध्यान से सुनना कायदे के साथ जो मैं बोल रहा हूं। सर हमें किसी तरह से I3 डिवाइड बाई I1 निकालना है, तो I3 डिवाइड बाई I1 निकालना है, तो इस I1 का डिवाइड कर दो दोनों में। तो मेरे भाई यहां 1, यहां पर I2 डिवाइड बाई I1 और यहां पर हो जाएगा I3 डिवाइड बाई I1। सर मुझे I3 पूछ रहा है, I3 बटे I1 पूछ रहा है, ले I2 का मान वहां से रख दो, हरा। या फिर आप एक काम करो, यहां से कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, आप वो वाली कैलकुलेशन उठाओ, वहां से उठाओ, वहां से अगर मैं उठाऊं और I3 बटे I2 पूछूं, I3 बटे I2, तो I3 बटे I2 हो जाएगा तुम्हारा वहां से I3 बटे I2 R3 I3 बटे I2 R2 बटे R3।
R2 बटे R3 हो जाएगा। आप देखो वहां पर तो वाली इक्वेशन से I3 बटे I2 मैंने निकाला R2 बटे R3 है ना। अब देखो करने वाले क्या है बच्चों, करने वाले कुछ नहीं है क्योंकि हमें पिक्चर में I1 लाना है, तो I2 की वैल्यू यहां से उठा के रखिए। तो I2 की वैल्यू जैसे ही आप यहां से उठा के रखेंगे I2 की वैल्यू, तो I1 माइनस I3, हमने I2 का मान निकाल के रखा तो I1 माइनस I3 आ गया, और ये वैल्यू आ गई तुम्हारी R2 डिवाइड बाई R3। अब सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब सवाल सॉल्व क्या करना है, हमें उल्टा करना है। सबसे पहले दोनों तरफ उल्टा कर दीजिए। तो मेरे भाई जैसे हम दोनों तरफ उल्टा करेंगे तो ये I1 माइनस I3 बटे I3, और यहां उल्टा करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, R3 डिवाइड बाई R2। उल्टा कर दिया दोनों तरफ। अच्छा सर उल्टा कर दिया, अब क्या करना है, डिवाइड करा दीजिए। अब क्या करना है, डिवाइड करा दीजिए। डिवाइड कराएंगे तो I1 डिवाइड बाई I3 -1 उधर चला जाएगा तो R3 डिवाइड बाई R2, और -1 इधर आएगा तो +1। तो बच्चों I1 डिवाइड बाई I3 कितना आया, I1 डिवाइड बाई I3 आ गया R3 प्लस R2 डिवाइड बाई R2, याद ठीक है। हाँ करंट डिस्ट्रीब्यूशन से भी हो जाएगा। तो लेकिन सवाल में I3 बटे I1 बोल रहा है, तो I3 बटे I1 उल्टा हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा R2 डिवाइड बाई R2 प्लस R3। बोलो बात सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है, हरा बताइए जल्दी से, क्लियर है। तो इस तरीके से ये वाला सवाल जो है हमने सॉल्व कर लिया। अब आप चाहो तो इसको और भी आसान तरीके से भी लगा सकते हैं, है ना। अगर आप करंट डिस्ट्रीब्यूशन से लगाएंगे तो और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि I3 डिवाइड बाई I1 बोल रहा है, तो I3 के फॉर्मूले में ऊपर R2 आना चाहिए सबसे पहले। तो जब ऊपर R2 आएगा तो ऊपर R2 का 80 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो डायरेक्ट भी समझ में आ रहा है कि ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, क्योंकि ऊपर R2 आएगा, और ऊपर R2 तभी आएगा जब ऑप्शन नंबर डी बनेगा। फिर I2 की जगह पर हम यहां से वैल्यू पुट कर देंगे तो सवाल सॉल्व हो जाएगा, है ना। चलो आ जाइए नेक्स्ट आइए, ये लीजिए ये वाला सवाल लगा के दिखाइए। पूरा सर्किट का कॉन्सेप्ट है। अब ये वाला सवाल बहुत प्यारा है, थोड़ा ध्यान से समझना। ये भी हमारे इंटर का ही सवाल है और कुछ नहीं है। यहां पर दिखाए गए परपथ में अज्ञात प्रतिरोध R का मान बताइए, मतलब ये जो अननोन रेजिस्टेंस R है इसका मान बताइए। और बोला जा रहा है ताकि P और Q का नेट रेजिस्टेंस R हो। देखो कहा यह है कि P और Q का नेट रेजिस्टेंस भी कितना होना चाहिए, R। P से लेके Q तक का, सर P से लेके Q तक का नेट रेजिस्टेंस भी R। तो ये अज्ञात प्रतिरोध या अननोन प्रतिरोध R बताओ कितना। कैसे लगेगा, कुछ नहीं करना, सबसे पहले सबका नेट रेजिस्टेंस निकाल लो, है ना। मेरे भाई 3 और R का सीरीज कितना हो जाएगा, 3 प्लस R, है ना। बच्चों 3 प्लस R का 10 के साथ समांतर कर दो तो 10 गुणे 3 प्लस R, मतलब R1 प्लस R1 इंटू R2 और डिवाइड बाई 10 प्लस 3 प्लस R, यानी नीचे हो जाएगा 13 प्लस R। ओके बच्चों हमने ना अभी इनका समांतर निकाल दिया, लेकिन ये 3 ओम बाकी है। तो प्लस बताइए कितना हो जाएगा, सर प्लस हो जाएगा 3 ओम सीरीज में, और ये आंसर उतना ही आना चाहिए सर जितना कि हमारा R है, जितना कि हमारा R है। आप बात समझ रहे हैं ना। हमने कुछ नहीं किया, जो डायग्राम फीडर दिया हुआ था उस फीडर से हमने नेट रेजिस्टेंस निकाला और उसी को R के बराबर कर दिया। क्या बात है। अच्छा आप सब लोगों को विजिबिलिटी क्लियर है ना, एक बार थम्स अप करके बताइए। अब ये बताओ क्या इसको सॉल्व करके R नहीं बताया जा सकता, बिल्कुल बताया जा सकता है, एकदम धुआंधार तरीके बताया जा सकता है। लेकिन ये क्लियर है कि इससे जो भी आंसर आएगा R का वो हमारा 3 से ज्यादा आएगा। 3 से ज्यादा बहुत सारे आंसर है, चलो कोई नहीं है, हम लोग इसको पूरा सॉल्व ही कर लेते हैं। सॉल्व कर ले हैं, कैसे सॉल्व किया जा रहा है, मल्टीप्लाई कर दो ना 13R का, तो इधर हो जाएगा 13R, यहां हो जाएगा R स्क्वायर बराबर 10 का मल्टीप्लाई आगे 30 प्लस 10R, समझो, और 13 प्लस R का इधर भी मल्टीप्लाई होगा ना 13 प्लस R का, तो यहां हो जाएगा 13 3 39 और प्लस 3R। आप मेरी बात समझ रहे हैं, मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ 13 प्लस R का तीनों में मल्टीप्लाई कर दिया, यहां 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 सब में। अब आपको आंसर दिख जाएगा। देखो सर 10 प्लस 3 13, 13R कैंसिल,
फिर इसके बाद 30 और 39 कितना हो जाएगा 69, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 69, और जब आर बराबर 69 हो जाएगा तो बताइए आर बराबर कितना हो जाएगा रूट 69। इस सवाल का सही आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी आएगा रूट 69, रूट 69। ठीक है, नेक्स्ट है ओके 15 नंबर है ना भाई मेरे, ये संतुलित व्हीट स्टोन सेतु का सवाल है। बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज का नाम सुना है ना, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है ना, ये उसी का क्वेश्चन है। बोला जरा 15वें नंबर में दिखाए गए मानों के 5 प्रतिरोध दिखाए गए, भुजा बीडी में धारा बतानी है। बीडी, बीडी समझ रहे हैं, बीडी, ये देखिए ये पॉइंट बी और ये पॉइंट हमारा डी, तो बी और डी में आपसे पूछ रहा है कि बताइए बी और डी में धारा कितनी होनी चाहिए। यहां करंट पूछ रहा है कितनी होनी चाहिए यहां पर। तो बच्चों आप ये बताओ जरा, ये हमारा एक बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है जहां पर साफ साफ दिखाई जा रहा है कि P/Q और R/S का अनुपात बराबर है। देखो R/R, R/R बराबर है, तो याद करो जब भी कभी P/Q और R/S बराबर होता है तो बीच वाले रेजिस्टेंस में कोई धारा नहीं जाती है, ध्यान रखना, बीच वाले रेजिस्टेंस में कोई धारा नहीं जाती, तो बीडी में धाने वाली धारा कितनी हो जाएगी 0, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है हाँ देखो पिछला वाला सवाल देखो, मैंने जितने भी क्वेश्चन लगाए ना वो सब सीरियल से लगाए हैं बच्चों। पिछला वाला जो सवाल था वो सिंगल व्हीट स्टोन ब्रिज था, और ये वाला जो डायग्राम आपको दिखाया ना, ये वाला डायग्राम, इसमें डबल व्हीट स्टोन ब्रिज बन रहा है मेरे दोस्त, डबल डबल डबल। अब आप कहोगे डबल कैसे है, पहले सवाल पढ़िए, नीचे दिखाए गए चित्र में ए और बी के बीच नेट रेजिस्टेंस बताओ। अब डबल कैसे व्हीट स्टोन ब्रिज बने, देखो 5/10 और 10/20 बराबर है, 5/10 और 10/20 बराबर, तो इसमें कोई धारा नहीं, ध्यान से सुना ना। फिर देखिए 10/20 और 15/30 बराबर है, 10/20 8/2, 15/30 8/2, तो इसमें कोई धारा नहीं। आप मेरी बात समझो, तो सिंगल व्हीट स्टोन ब्रिज का भी क्वेश्चन आता है, डबल व्हीट स्टोन ब्रिज का भी क्वेश्चन आता है, तो ये सवाल डबल व्हीट स्टोन ब्रिज का था। तो जब इन दोनों में कोई धारा नहीं जा रही है तो ए और, अब तो सवाल पे कुछ बचा ही नहीं यार, क्या कुछ बचा है। देखो यार इतना मजेदार कॉन्सेप्ट तुम लोग को बता रहा हूं, तुम लोग आनंद भी ले रहे हो, लेकिन थोड़ा सा सेशन को शेयर करिए ताकि हम लोग यहां 100+ हो जाए कम से कम, है ना, ताकि अच्छा लगे। तो बच्चों ये देखो 5, 10, 15 सीरीज में जोड़ दो 30, 5, 10, 15, 10, 20, 30 सीरीज में जोड़ दो 60। बोलो जैसे 3 और 6 का समांतर 2 होता है, वैसे ही 30 और 60 का समांतर 20 होता है। आप करके देख लो चाहे, है ना। चलो नेक्स्ट है, ये लो इसको लग रही है, पढ़िए भाई जल्दी से और बताइए उत्तर। सत्रहवां नंबर बच्चों, 17वां नंबर बोला जा रहा है कि इस तरह से डायग्राम दिया गया है, और डायग्राम दिया गया है तो आप मुझे बताइए पॉइंट P और Q के बीच क्या वोल्टेज डिफरेंस है। देखो पहले तो मैं आपको बता दूं, ये है पॉइंट P और ये है पॉइंट Q। हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताना है बिटवीन पॉइंट P एंड Q। तो कहना भैया पोटेंशियल डिफरेंस के देखो सर एक फॉर्मूला होता है, कौन सा, सबसे पहला होता है I × R। तो करंट तो हमें पता है 0.5 एम्पियर। अगर किसी तरह से पॉइंट P और Q के बीच आप नेट रेजिस्टेंस मुझे बता दो तो सवाल सॉल्व कर दूंगा। सर किरचॉफ का सेकेंड लॉ यूज करके कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, लेकिन किरचॉफ का सेकेंड लॉ जो यूज करना होता है ना, सिग्मा IR बराबर 0 होना चाहिए, वो एप्लीकेशन के तौर पे बहुत टफ हो जाता है। जब हम लोग जो है ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और अच्छे से पढ़ते हैं तो वहां बहुत बड़े बड़े जब सर्किट मिलते हैं तब वहां पर हम लोग किरचॉफ सेकेंड लॉ को अप्लाई करते हैं, है ना। लेकिन जब बिना ही किरचॉफ सेकेंड लॉ के सवाल सॉल्व हो जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और किरचॉफ सेकेंड लॉ आप तब इस्तेमाल किया करिए जब व्हीट स्टोन ब्रिज अनबैलेंस हो, यानी बैलेंस ना हो, उस समय इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छे से इस्तेमाल होता है, तब सब कोई भी सवाल सॉल्व हो जाएगा ना। तो फिलहाल बताइए 6, 6, 6 इन तीनों का समांतर बताइए कितना हो जाएगा। 6/2 तीनों, 6/2 तीनों, है ना। सर इधर आइए इधर, तो बच्चों 6 और 6 का समांतर 12
और ये 12 और 6, तो मेरे भाई 6 और 6 का सीरीज, तो 12 और 6 का समांतर कितना हो जाएगा, तो 12 और 6 का समांतर 12 गुणे 6 बटे 12 प्लस 6 18, तो मेरे भाई ये आ जाएगा 4 ओम, 6 और 12 का, ठीक है। तो 12 गुणे 6 बटे आपका 12 प्लस 6, तो जैसे ही 4 ओम आया तो 4 प्लस 3 सीरीज, तो यानी यहां 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 प्लस 3 7, तो 7 पना 35, टाइम स्टेट कर दीजिए भैया, 4 3 7, 7 पना 35, 3.5 वोल्ट आना चाहिए था। फिर से भैया देखो, देखिए कुछ मिस्टेक हो रही क्या, आंसर आ रही है क्या, 3 वोल्ट आ रहा है, अच्छा लगता है मुझे से मिस्टेक हो रही कुछ। अरे फिर से बैट राइट कर लेते, 6 6 6, सर इन तीनों का समांतर कितना हो गया, 2 ओम हो गया। फिर 6 6 12 12 12 ये रहा, और 12 और 6 का समांतर, सर 12 और 6 का समांतर तो 4 हो गया, अरे 4 आया, तो 12 और 6 का समांतर 4, तो 2 प्लस 4 6, और जब 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 3 वोल्ट आ तो दिया यार। पिछली बार क्यों नहीं आया था भाई, पिछली बार ऐसे ही तो किया था शायद मैंने। नागेश्वर प्रसाद, आप प्लेलिस्ट पे जाके देखिए तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक और का डेमो क्लास उसमें पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट पे पड़ा हुआ है ना, और नहीं पड़ा हुआ है तो टीम, इतना तो देखो यार विश्वास रखिए, वो पता है 10 साल से पढ़ा रहे हैं, एमटेक के टीचर है, 10वीं बार उन्होंने गेट क्वालिफाई किया है, वो आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक नहीं पढ़ा पाएंगे तो कौन पढ़ाएगा, है नहीं। चलो 18वां नंबर, दिखाए गए चित्र में ए और बी के बीच कुल प्रतिरोध बताइए। सर 18वें नंबर में बताइए ए और बी के बीच नेट रेजिस्टेंस बताना है। फिर से देख लीजिए, ये पॉइंट हमारा ए है, ये वाला पॉइंट बी है, ए और बी के बीच नेट रेजिस्टेंस बताना। एक सर्किट दिखाई दिया है बच्चों, एक बात मुझे बताओ, यहां से सर्किट ओपन है, हमेशा इस बात को याद रखना, ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होती, तो वहां तो कोई करंट जानी नहीं है ना, तो जो भी करंट जाएगी वो ऐसे जाएगी। अब देखो कैसे निकालना होता है स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, देखो 2 का सीरीज, यानी 1 का सीरीज 2, फिर 2 का 4 के साथ सीरीज 6 का 2 के साथ 8, यानी यहां पर इन तीनों का, इन सभी का 8 ओम आ गया, इन सभी का 8 ओम हो रहा है। बताइए यहां तक बात सबको क्लियर हो गई। अच्छा, फिर 8 और 8 का समांतर 4, या 4 आ गया, समझ रहे हैं ना। फिर देखिए 8 8 2 2 4 6 6 2 8, फिर से देखिए ये 8 आ गया, फिर देखो 8 8 का समांतर 4 4 आ गया, समझ रहे। फिर देखिए 2 4 6 6 2 8, तो 101% इस सवाल का सही उत्तर 8 ओम होगा। मतलब ये तरीके हैं सवाल को सॉल्व करने के। अब लगाना चाहो तो आप इस सवाल को बहुत बड़ा भी कर सकते हो, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है यार, आप कैसे लगाते हो। मैंने तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको बढ़िया तरीका बताऊं जिससे कम से कम समय में आप सवाल को अटेम्प्ट कर सको। देखिए 19वां, दिखाए गए चित्र में 4 और 6 ओम में बताइए नेट रेजिस्टेंस, नेट धारा कितनी होगी। बच्चा 4 और 6, पहले मैं बता दूं 4 और 6 यहां बताना नेट धारा कैसे निकालोगे। अरे पहले आप एक काम करो सर, सबसे पहले आप नेट रेजिस्टेंस बताइए कितना होगा, नेट रेजिस्टेंस। तो कह रहा 4 और 4 का समांतर 2, 6 और 6 का समांतर 3 3 2 5, तो मेरे भाई नेट रेजिस्टेंस 5 ओम होगा। ये बताइए, बात सबको क्लियर हो रही है। चलो भैया अब बताओ नेट धारा कितनी होगी, करंट जो यहां से बहेगी। तो बहने वाली जो करंट होगी बच्चों, ये यहां से बहने वाली, तो वोल्ट की बैटरी है, 20 वोल्ट की बैटरी, 5 ओम का रेजिस्टेंस, तो बहने वाली धारा 4 एम्पियर आ जाएगी। तो यहां से बहने वाली धारा 4 एम्पियर होगी। बोलो क्लियर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। अब आप मुझे ये बताओ जरा, अगर ये 4 एम्पियर है तो 4 एम्पियर के साथ साथ, अब ध्यान से सुनो, यहां से 4 एम्पियर ऐसे ऐसे अब आपको ये बात तो पता है ना कि जब बराबर रेजिस्टेंस होते हैं तो आप मुझे बताइए करंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, बराबर रेजिस्टेंस है तो 101% यहां पर 2 एम्पियर जाएगा, यहां भी 2 एम्पियर जाएगा, फिर से ये 4 एम्पियर बन जाएगा, देख लो। और मेरे भाई ये बताओ जरा, यहां पर भी तो बराबर बराबर रेजिस्टेंस है, तो जब यहां भी बराबर बराबर रेजिस्टेंस है
तो आप ये मत सोचो कि करंट अलग अलग होगी, बराबर बराबर रेजिस्टेंस में करंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, तो 2 एम्पियर ही इस सवाल का सही उत्तर होगा। आप ये मत सोचिए कि 6 अगर ओम है तो कुछ वहां ज्यादा होगा या कम। ठीक है, तो आंसर बताइए किसके साथ जाएगा? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट आइए। ओके, 20वां नंबर सवाल, आंसर जल्दी से दीजिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होना चाहिए। दो रेजिस्टेंस R1 R2, बच्चों दो रेजिस्टेंस R1 R2 है, R1 बड़ा है, R2 छोटा है, समांतर में जुड़े हैं, तो बताइए समतुल्य प्रतिरोध क्या है? हरा। बच्चों हमेशा इस बात को ध्यान रखना, जैसे कि मान लीजिए 4 और 6 ओम, मान लेते हैं थोड़ी देर लिए कि 4 ओम और 6 ओम ये दो रेजिस्टेंस है, और ये दो रेजिस्टेंस कैसे जुड़े हैं? समांतर में जुड़े हैं। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना, समांतर में खूबी होती है, खूबी होती है कि समांतर में आने वाला नेट रेजिस्टेंस सबसे छोटे वाले से भी छोटा होता है, और 4 और 6 में 4 छोटा है तो 4 से भी छोटा होगा, 4 से भी छोटा होगा। तो अगर R1 R2 में समांतर में जुड़े हैं तो आने वाला जो नेट रेजिस्टेंस R होगा वो R2 से भी छोटा होगा, और आने वाला नेट रेजिस्टेंस R1 से भी छोटा होगा। छोटे वाले से भी छोटा होता है, बात तो सही है, और सबसे छोटा होता है, तो R सबसे छोटा होगा। तो R बड़ा है, गलत। R R2 से बड़ा है, गलत। R R1 से छोटा है, R1 से छोटा है, गलत। हरा इधर ये एक सेकेंड, ये R R1 से बड़ा है, गलत। ये देखिए, तो R R1 से छोटा होगा, यही एक स्टेटमेंट सही आ रहा है, क्योंकि R किसी से बड़ा नहीं हो सकता, R किसी से बड़ा नहीं हो सकता। ये R R1 से बड़ा थोड़ी ना होगा, R सबसे छोटा होता है, छोटे से भी छोटा होता है। तो यहां R R1 से कैसे बड़ा हो गया? यहां R R2 से बड़ा कैसे हो गया? R R1 प्लस R2 से कैसे बड़ा हो गया? नहीं हो सकता। आंसर इसका सही जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, ओके, ये वाला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, आपके सामने जो आपका सवाल मैं सॉल्व कराने वाला हूं, ये सर्किट का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। एक्चुअली भी इस तरह के जब सवाल आते हैं ना, थोड़ा सा हमारा भेजा जो है फ्राई हो जाता है। हरा, दिखने में आपको ये सवाल बहुत छोटा लगेगा, लेकिन सवाल छोटा नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। हरा, क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, ध्यान से सुनिए। चित्र में दिखाया गया 3 ओम में धारा बताइए, 3 ओम में, अच्छा 3 ओम में ऊष्मा दे दी। ये जो 3 ओम है ना बच्चों, 3 ओम, इस 3 ओम में इन्होंने हीट का मान दे दिया कि सर हीट का मान है 12 जूल, और आपको पता है कि हीट का फॉर्मूला होता है I² इंटू R। हालांकि समय T भी होता है, लेकिन समय T लीजिए या न लीजिए, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा है। तो बच्चों यहां पर 3 ओम में ऊष्मा दे दी 12 जूल, तो बताइए 4 ओम में कितनी ऊष्मा होगी? यानी ये 4 ओम में हीट का मान तुमसे पूछ रहा है कि बताइए हीट का मान कितना होना चाहिए। एक में हीट देकर दूसरे में हीट पूछ रहा है, तो ऐसे सवालों में क्या करना होता है कि सबसे पहले आपको करंट निकाल लेनी होती है। तो बच्चों हीट दी है 12 जूल, हीट का फॉर्मूला I² इंटू R लगाया, क्योंकि रेजिस्टेंस R पता है, R की वैल्यू 3। बच्चों I का मान कितना हो जाएगा? पूरा सॉल्व करके देखिए तो यहां पर I 2 एम्पियर हो जाएगा, यानी यहां पर बहने वाली जो धारा होगी वो 2 एम्पियर होगी। यहां तक क्लियर हो गया भाई? यहां 3 × 12, 4 का अंडर रूट लेना होगा, है ना। अब दूसरी बात सुनो बच्चों, एक बात मुझे बताओ, सर यहां पर धारा 2 एम्पियर है, तो ऊपर वाले में धारा कितनी? तो कहना आप जरा गौर से देखो सर, 3 ओम में धारा 2 एम्पियर और 4 और 2 6। मेरे भाई रेजिस्टेंस जस्ट डबल हो रहा है। यहां रेजिस्टेंस 3 ओम था तो धारा 2 एम्पियर, यहां रेजिस्टेंस 6 ओम है, जस्ट डबल तो धारा आधी। तो 101% ऊपर वाली जो ब्रांच आएगी, सर ऊपर वाली ब्रांच में धारा 8 एम्पियर होगी। और वैसे भी दोनों ब्रांच समांतर में है तो वोल्टेज बराबर होना चाहिए। आप I इंटू R यहां कर लो और I इंटू R यहां कर लो, बराबर होगा वोल्टेज, ठीक है। तो वहां ऊपर वाले में 8 एम्पियर धारा जाएगी। तो बताइए यहां पर कितनी हीट पैदा होगी? तो कहना फिर से आप लगा दो सर I² इंटू R का फॉर्मूला, तो I 1 एम्पियर, 1 का स्क्वायर, R तुम्हारा 4। तो बताइए इसका आंसर किसके साथ जाएगा? सर 4 जूल के साथ जाएगा। सवाल का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना? बोलो भाई, बात सब क्लियर है ना? समझ आ रहा? आगे बढ़े, चलो ये वाला सवाल बताइए, आंसर दीजिए, है ना? इसकी पीडीएफ मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, है ना? और मैं फिर से बता दूं, जितने भी बच्चे टेक्नीशियन के लिए, टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए बेसिक साइंस पढ़ना चाह रहे हैं, तो वो सब लोग इस नंबर पे कॉल करके बेसिक साइंस का फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे भाई, एप्लीकेशन पे जो बेसिक साइंस पढ़ाया मैंने अकेले ने नहीं पढ़ाया, 4 टीचर मिलकर पढ़ाया। फिजिक्स का पोर्शन मैं देख रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक का पोर्शन कोई और देख रहे हैं, है ना? इसके बाद माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर पोर्शन कुछ और, कोई और टीचर देख रहे हैं। टोटल 4 टीचर, और चारों के चारों टीचर जो है वो बीटेक, एमटेक और गेट क्वालिफाई, जो आपको बहुत इजीली जो है बहुत अच्छे से हर चीज समझा सकते हैं। ठीक है, सवाल देखिए, ए और बी के बीच नेट रेजिस्टेंस बताइए। मेरे भाई, यहां पर ए है और यहां पर बी है। सबसे पहले आप ये देखो, ए और बी के बीच नेट रेजिस्टेंस पूछ रहा है, कैसे लगेगा? लग गया? अच्छा, आप सब लोग थोड़ा क्वेश्चन का आंसर इस तरह से दीजिए कि 22वें का ए है कि 22वें का बी है कि 22वें का सी है, ताकि मैं ये समझ सकूं कि आप लोग किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। कई बार मुझे समझ में नहीं आता ना कि आप किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। ओके, तो बताइए, 3 और 3 का सीरीज 6 और 6 और 6, 3 और 3 का सीरीज 6। सर 6 और 6 का समांतर 3, यहां तक 3 आ गया। फिर देखिए, 3 ये 3 ये 3 ये, तो 9 ओम यहां टोटल आ गया ऊपर, टोटल सीरीज में हो रहा। 3 3 6, ठीक है, सीरीज में हो गया। अब हमें करना क्या है? ऊपर वाला 9 नीचे वाला 6, ऊपर वाला 9 नीचे वाला 6, तो 9 और 6 का समांतर बस निकाल देना है। ऊपर वाला 9 नीचे वाला 6 का समांतर निकाल देना, 9 गुणे 6 डिवाइड बाई 9 प्लस 6, है ना? तो कितना आंसर आ जाएगा? 3 से कैंसिल कर दीजिए, 3 दूनी 6, 18, 3 5 15। मेरे भाई, इस सवाल का सही उत्तर 3.6 ओम जाएगा, 3.6 ओम। ठीक है सर, फ्यूज हाई गलनांक वाली धातु से मिलकर बनता है। बच्चा, फ्यूज जो बनता है, फ्यूज वायर, ध्यान रखना, फ्यूज वायर बनता है लेड प्लस एसएन से, पीवी प्लस एसएन, है ना? ये तरह का सोल्डर होता है। और मेरे भाई, ये हाई रेजिस्टेंस होता है और लो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है। हाई रेजिस्टेंस और लो मेल्टिंग टेम्परेचर वाली धातु होती है, लो मेल्टिंग टेम्परेचर वाली। ठीक है, सोल्डर के नाम से जाना जाता है। जो घरेलू फ्यूज वायर होते हैं, उनकी रेटिंग भी कई बार पूछ लेता है, तो घरेलू फ्यूज वायर की रेटिंग 0 से 10 एम्पियर होता है। फ्यूज वायर हमेशा सीरीज में लगाए जाते हैं। कैसे लगाए जाते हैं? सीरीज में। ठीक है, तो सवाल का आंसर क्या हो गया? 3.6, ऑप्शन नंबर डी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, अगला क्वेश्चन बताओ। ओके, वाला सवाल भी देखिए, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना सीख लीजिए। नीचे दिए गए आकृति में 6 ओम में बहने वाली धारा बताओ। सर, एक आकृति दिखाई गई है, इसमें 6 ओम में धारा पूछ रहा है। ये 6 है, ये 4 है, और बहने वाली धारा कितनी है? सर, बहने वाली धारा 1.2 एम्पियर है, 1.2 एम्पियर। ठीक है, तो बताइए 6 ओम में धारा कितनी होगी? तो बच्चों, आप पहले मुझे एक बात सब लोग बताइए, हमें 6 ओम में धारा निकालनी है ना, तो हम लोग एक काम करें, जल्दी से इनका अनुपात निकाल दे। तो अगर बटने वाली धारा का अनुपात पूछूं, तो बटने वाली धारा का अनुपात सर 6 और 4 के रेशियो में होगा, या फिर आप इसको उल्टा करके थोड़ा छोटा कर दीजिए, तो उल्टा करके छोटा करेंगे तो 2 और 3 आ जाएगा। तो हमें कुछ नहीं करना, 1.2, और थोड़ा अगर जल्दी हो रहा हो तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं आपको। देखो, धारा जो है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर मैं रेजिस्टेंस का अनुपात पूछूं तो 6 और 4 है, तो धारा का अनुपात कितना हो जाएगा? 4 और 6। बच्चों, 4 और 6 ये धारा का अनुपात है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, करंट को 4 और 6 के अनुपात में बांट दो। तो पहला मान हो जाएगा 4 बटे दोनों का योगफल 10 गुणे 1.2 गुणे 1.2, तो 12 चौको 48, यानी पहला मान आ जाएगा 0.48 एम्पियर, और दूसरा मान हो जाएगा 6 बटे 10 गुणे 1.2, है ना? 12 6 72, 0.72 एम्पियर। ये देखिए। अरे अब आप ये देखो, किसको ज्यादा देना है किसको कम।
तो जहां रेजिस्टेंस ज्यादा वहां धारा कम, और जहां रेजिस्टेंस कम वहां ज्यादा धारा। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि 6 ओम में जो धारा जाएगी, 6 ओम में वो कम धारा जाएगी, और दोनों में से कम वैल्यू है 0.48 एम्पियर, और 4 ओम में ज्यादा धारा जाएगी, और 4 ओम में ज्यादा धारा जाएगी, ज्यादा धारा है 0.72 एम्पियर। बात हमेशा ध्यान रखना, जहां रेजिस्टेंस ज्यादा वहां धारा कम, जहां रेजिस्टेंस कम वहां धारा ज्यादा। ठीक है, तो बताइए इन्होंने किसमें पूछा है? 6 ओम में पूछा है ना, तो 6 ओम में जाने वाली धारा 0.48 एम्पियर होगी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए अगला, चलो 24 नंबर बताइए। आंसर जल्दी से दीजिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर किसके साथ जाएगा। अब देखो 24 नंबर में बोला जा रहा है रेजिस्टेंस R1 R2 R3 दिए गए संयोजन के माध्यम से धारा बह रही है। तो बोला जा रहा है कि अनुपात I रेशियो I1 रेशियो I2 क्या होगा, है ना। मतलब I रेशियो I1 रेशियो, देखो आप लोगों को R1 R2 R3 के मान नहीं दिए गए, नहीं दिए गए ना, तो हमें रेशियो एग्जैक्ट रेशियो निकालना पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं आपको यह जरूर कह सकता हूं कि अगर यहां बहने वाली धारा 10 एम्पियर है और ऊपर 6 एम्पियर की धारा जा रही है, तो नीचे 101% 4 एम्पियर की धारा जाएगी। मतलब कहने का यह है कि 10 इन दोनों का योगफल होना चाहिए। क्लियर है ना। तो ऐसा कोई उत्तर देख लीजिए तो क्या 8 2 और 2 का योगफल होगा? नहीं। लेकिन 2 8 और 8 का योगफल हो सकता है। 8 2 और 3 का योगफल नहीं होगा। 3 2 और 2 का योगफल नहीं होगा। आप मेरी बात पढ़ पा रहे हैं ना जो मैंने किया इसमें? तो सीधा सीधा आप ये हिसाब किताब लगाइए कि I जो होगा, शुरुआत वाला I, वो I1 प्लस I2 के बराबर होगा। इसका मतलब I1 I2 का योगफल, I1 I2 का योगफल I के बराबर होना चाहिए, है ना। ठीक है, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जाएगा? बी वाला उत्तर इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। चलो 25 नंबर बताइए क्या हो जाएगा। अच्छा बताइए। अब से कह रहे हैं सर ग्रेड 1 का बैच फ्री कर दीजिए। बच्चा हमारे बैच में तकरीबन 10,000 एडमिशन जो है ग्रेड 1 के हो चुके हैं। तकरीबन 10,000 एडमिशन, जिसमें बहुत सारे बच्चे फाउंडेशन बैच भी ले लिए ग्रेड 1 का, बहुत सारे बच्चे बेसिक साइंस का बैच भी ले चुके हैं। तो या तो पहले मैं उन 10,000 बच्चों की फीस वापस कर दूं, फिर मैं पहाड़ों में चले जाऊं, फिर मैं यूट्यूब पे पढ़ा दूं सब कुछ। बात समझे? एक तरीका ये हो सकता है। अगर मैं इन बच्चों की फीस नहीं वापस करता और फिर भी यूट्यूब पर वो पूरा कंटेंट देता हूं जो हमारे एप्लीकेशन में रहता है, एप्लीकेशन में जो रहता है, तो मेरे भाई इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं उन बच्चों के साथ धोखा कर रहा हूं। आप तक को मैं बता दूं, एप्लीकेशन में हर एक चीज को आप ये देख पा रहे हो, डबल कॉलम की पीडीएफ, एक तो ये, और दूसरा आप लोग सामने देखिए, उसके साथ साथ जो कुछ भी हम लोग वहां एप्लीकेशन में पढ़ाते हैं उसका बकायदा जो है इस तरह से आपका पीपीटी भी रहती है। मतलब कहने का ये है कि क्लास नोट्स भी रहती है जो कुछ भी वहां पढ़ाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक चीज को अच्छे से पढ़ाया जाता है एप्लीकेशन में, इसलिए बार बार बोला जा रहा है कि आप बैच से ज्वाइन हो जाइए। तो ये सब चीजें ना हमने उनसे पहले से ही प्रॉमिस कर रखा है भाई, कि जो हम लोग आपको यहां देंगे वो हम कभी यूट्यूब पे नहीं पढ़ा पाएंगे फ्री। ये हमारा उनके साथ पहले से ही प्रॉमिस है। उस बात को आपको भी समझना होगा और सबको समझना होगा वो चीज। हाई मेल्टिंग पॉइंट वाली धातु से मिलकर बना होता नहीं भैया, आपने शायद उल्टा सुन लिया होगा मेरे भाई। हरा सवाल देखिए 25 बोला जा रहा है इन्होंने एक्स और बी के बीच, एक्स और वाई के बीच न्यूनतम रेजिस्टेंस बताइए, मिनिमम रेजिस्टेंस बताइए एक्स और वाई के बीच क्या हो सकता है। बच्चों सबसे पहले देखो 10 10 10 10, ये तो हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज बन गया, तो बीच वाले में कोई धारा नहीं। अरे देखो 10 10 का सीरीज 20, 10 10 का सीरीज 20, अरे ये सभी के रेजिस्टेंस बराबर है। ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही आंसर होगा। चेक कर लो जल्दी चेक। सर इन सब का रेजिस्टेंस बराबर होगा, 20 20 का समांतर 10, यहां भी तो वही 20 20 है, यहां भी तो वही 20 20 है। चलो 26 नंबर बताइए, स्पीड बढ़ाइए भैया, 35 सवाल है। आगे के सवाल हम 5 मिनट में पूरे सॉल्व करेंगे क्योंकि आगे के कॉन्सेप्ट करंट के हैं।
है ना। जैसे ये वाला सवाल देखिए 26 नंबर, बोला जा रहा है कि चित्र में ये जो रेजिस्टेंस R1 R2 R3 है, R1 5, R2 10, R3 30, तो बताइए धारा I1 I2 I3 कितने? I1 I2 I3 धनपात पूछ रहा है। तो बच्चों एक बात मुझे बताओ, करंट I बराबर फॉर्मूला होता है V डिवाइड बाई R, पैरेलल में है और आपको पता है पैरेलल में वोल्टेज हमारा कैसा होता है, कांस्टेंट। तो बताइए I किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है, रेजिस्टेंस के। तो मुझे अगर करंट का रेशियो मतलब I1 रेशियो I2 रेशियो I3 चाहिए तो हमें इनका उल्टा करना होगा। तो R1 का मान है 5 ओम तो 1/5, R2 का मान है 10 ओम 1/10 और R3 का मान है 30 ओम 1/30, है ना। I बराबर V/R को फिट कर दिया हमने तुरंत। तो बताइए अगर मैं 30 टेल से मल्टीप्लाई कर दूं, 5 6 30, 10 3 30, 30 से 30, तो इसका अनुपात आ जाएगा 6 3 8, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही उत्तर होगा। ठीक है ना, क्लियर है, आगे बढ़े नेक्स्ट आइए। ये लो, हाँ भाई अब वो वाले सवाल आ गए सर्किट में जिसमें अमीटर की रीडिंग बताई जाती है कि अमीटर की कितनी रीडिंग होगी, वोल्ट मीटर की कितनी रीडिंग होगी। रीडिंग वाले क्वेश्चन है और रीडिंग वाले क्वेश्चन लगाए बहुत ध्यान से जाते, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ होते। ठीक है भैया, चलो सवाल देखिए क्या 27वां, यदि आकृति में 9 ओम, यदि आकृति में प्रत्येक रेजिस्टेंस 9 ओम है तो बताइए अमीटर का पाठ्यांक कितना। मतलब ये रेजिस्टेंस भी 9 ओम का है ना, ये भी 9 ओम का, सारे रेजिस्टेंस 9 9 9 ओम के। तो बताइए अमीटर का पाठ्यांक कितना, है ना। 27 नंबर। तो बच्चों एक बात मुझे बताओ, अगर ये 9 वोल्ट की बैटरी है तो ये सभी पैरेलल में है, तो एक में अगर देखा जाए तो 9 वोल्ट की बैटरी, 9 ओम का रेजिस्टेंस, क्योंकि सभी पैरेलल में है तो बैटरी वोल्टेज समान हो जाएगा। तो I बराबर हो जाएगा बैटरी 9 वोल्ट की, 9 ओम का रेजिस्टेंस, तो बताइए धारा 8 एम्पियर। बोलो, तो आप ऐसा कह सकते हो ना कि इसमें बहने वाली धारा 8 एम्पियर हो रही, तो मेरे भाई यही सेम कंडीशन तो सब में होगी, यही सेम कंडीशन तो सब में होगी। तो सब में बहने वाली धारा बताइए कितने एम्पियर होगी। सर सब में बहने वाली धारा 8 एम्पियर 8 एम्पियर 8 एम्पियर, इन सब में भी 8 एम्पियर 8 एम्पियर 8 एम्पियर 8 एम्पियर, बराबर बराबर। ठीक है, ओके। सर अमीटर की रीडिंग पूछ रहा है, तो अमीटर की रीडिंग का मतलब ये होता है अमीटर से बहने वाली धारा। तो मेरे भाई ये 8 ये 8 ये 8, तो ये 8 यहां से निकलते, 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 यहां, तो यहां से टोटल कितनी धारा जाएगी। सर यहां से टोटल धारा बहेगी 5 एम्पियर। ऑप्शन नंबर किसके साथ जा रहा है, ए वाला उत्तर सही है। तो कभी भी अमीटर की रीडिंग के जो क्वेश्चन होते हैं ना बहुत ज्यादा टफ नहीं होते, आसान होते हैं, लेकिन हम जानबूझकर उसको टफ बना ले तो ये हमारी बेवकूफी है भैया, है कि नहीं। चलो ये लीजिए, ये वाला क्वेश्चन भी देखिए अमीटर की रीडिंग का है। अरे वैसे ही सवाल है, कोई टेंशन मत लीजिएगा। आंसर दीजिए, समझ में आ रहा भैया, बताइए। एक बार सारे के सारे बच्चे क्लास खत्म हो जाने के बाद कमेंट सेक्शन में ये जो कमेंट करके बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। परपथ में प्रत्येक रेजिस्टेंस 20 ओम 20 ओम के, बच्चा प्रत्येक को 20 ओम बोल दिया। फिर से देखिए 12 वोल्ट की बैटरी है, तो बताइए इन दोनों की मदद से बहने वाली धारा कितनी। तो 12/20 और 12/20 का मतलब होता है 0.6 एम्पियर, तो इसका मतलब यहां से बहने वाली धारा 0.6 एम्पियर की होगी। तो यहां पर बहने वाली धारा भी 0.6, यहां पर बहने वाली धारा भी 0.6। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, यहां से बहने वाली धारा भी 0.6 और यहां पर बहने वाली धारा भी 0.6। देख लो, ठीक है। तो 28 नंबर बोला जा रहा है अमीटर A1 A2 और A3 इनकी रीडिंग बताइए। तो A1 तो एकदम फ्रंट पे लगा है, तो 0.6 कितनी बार है, 5 बार है। तो 0.6 5 बार बनेगा तो यहां से कितनी धारा जाएगी, 0.3। 5 बार है, सॉरी 5 बार है तो 3 एम्पियर हो जाएगा। तो यहां से कितनी धारा गुजरेगी, 3 एम्पियर। तो A1 से गुजरने वाली धारा भी कितनी होगी, 3 एम्पियर हो रही ना।
तो A1 से A1 की रीडिंग क्लियर हो रही, तो A1 की पहली रीडिंग 3 एम्पियर आएगी, है ना। A2T तो सबसे आसान है, A2 यहां लगा है, A2T तो 0.6 आएगी, 0.6 एम्पियर। A3 ने बताइए, तो मेरे भाई A3 देखो, A3 यहां है, तो यहां वाली धारा देखो कैसे जाएगी। अगर आप ये 0.6, ये 0.6, ये 0.6 ऐसे दिया होगा, ये 0.6 ऐसे दिया होगा, तो यहां से कितना गुजरा होगा सर, यहां से 0.6 और 0.6 1.2 एम्पियर गुजरा होगा, 1.2 एम्पियर गुजरा होगा। अरे कास्टिक सोडा यहां कहां से आ गया भैया? देखो ये क्लास साइंस वाली क्लास नहीं है, ये क्लास ग्रेड 1 की क्लास है। अरे चलो तो बताइए फिर इसका आंसर किसके साथ जाएगा सर? इसका आंसर जाएगा 1.2 एम्पियर के साथ। चलो तो 3, 0.6 और 1.2, ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला उत्तर सही है। समझ में आया ना? चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट है चलो। ओके बच्चा, आगे के सवाल ना आप लोग मुझे अटेम्प्ट करके बता देना इसके आंसर। 29 नंबर है, 30 नंबर है, ये भी अमीटर की रीडिंग का सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, कुछ कठिन नहीं है एकदम। हरा ऐसे और भी बहुत सारे सवाल है। तो मैं आज टोटल 35 क्वेश्चन लेके आया था, लेकिन काफी समय हो गया, तो हम लोग ना ये वाली जो पीडीएफ है, इस वाली पीडीएफ को माई पाठशाला पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। और बच्चों आप वहां टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं माई पाठशाला पीडीएफ पर। ठीक है बच्चों, जितने भी बच्चे बेसिक साइंस डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं, तो वो माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करके बेसिक साइंस डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैं एक बार फिर से आप लोगों को दिखा देता हूं कि बेसिक साइंस का बैच ज्वाइन कैसे करना है। देखिए सबसे पहले आप लोग प्ले स्टोर पे जाइए, और प्ले स्टोर पे जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, माई पाठशाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर पे जाइए, माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, और वहां पर जाने के बाद आप फाउंडेशन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, बेसिक साइंस भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन डिस्काउंट के लिए वहां पर आपको एक कूपन कोड लगाना होगा YOGI10। YODI10 जब आप कूपन कोड लगाएंगे तो आप बहुत ही कम दाम पर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है सर, किरचॉफ लॉ बेस्ड ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन और नहीं भाई, देखो किरचॉफ के 2 नियम थे राहुल गुप्ता। एक तक किरचॉफ का पहला नियम वो था बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन, ठीक है, और किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है चलो, तो बच्चों जितने भी बच्चे ज्वाइन करना चाहें, किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो 96 102 411 इस नंबर पे फोन कर सकते हैं। बाकी वाली जो पीडीएफ है और इसके साथ जो मैग्नेटिज्म की मैंने ये पीडीएफ दिखाई है अभी आपको, ये वाली क्या है, ये मैग्नेटिज्म वाली, ये दोनों पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, तो आप सब लोग इसको जरूर नोट डाउन वो कर लेना। हरा ओके चलो, एक बच्चा क्या कह रहा है सर, कास्टिक सोडा से अमोनिया बनाई जा सकती है। ये आपने, अरे मेरे भाई ये केमिस्ट्री क्लास नहीं, मैं केमिस्ट्री क्लास में शाम वाली क्लास में इसको बता दूंगा, है ना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। और कोई भी दिक्कत हो ग्रेड 1 से रिलेटेड तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, वो भी दिक्कत दूर हो जाएगी। बाकी कंप्यूटर की क्लास और जो भी क्लास है वो सारी क्लासें एप्लीकेशन पे चल रही है ना। थैंक यू वेरी मच।